अब अगेन आज की बात का खुलासा सिर्फ ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को देखना है उस पर टैक्स है या नहीं, तो सबसे पहले 6 स्केड्यूल को जाके देखें। अगर 6 स्केड्यूल में वो चीज़ नहीं है तो 8 स्केड्यूल में जाकर देखें। अगर 8 स्केड्यूल में वो चीज़ है तो रिड्यूस रेट लगेगा। फिर अगर वहाँ भी नहीं है तो आप जाकर उस आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट में अब दो बातें आ गई, या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स होगा या रिटेल प्राइस पे टैक्स होगा। अब रिटेल प्राइस पे टैक्स होगा तो उसके लिए देखना जरूरी है कि क्या वो आइटम थर्ड शेड्यूल में तो नहीं है। अगर थर्ड शेड्यूल में है तो आप कहेंगे कि भाई इसको 18% पे या 25% पे टैक्स होना है, लेकिन रिटेल प्राइस पे। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहेंगे भाई ये स्टैंडर्ड रेट की सप्लाई है, इसको 18% पे टैक्स होना है। उसके बाद मैंने आपको बताया जीरो रेटेड सप्लाई, ये भी टैक्सेबल सप्लाई है, 0% के ऊपर है। यहाँ पर कुछ आइटम लिस्टेड हैं, अगर वो आइटम इसमें है तो जीरो रेटेड है। एक एग्जांपल, हमने ईपीजेड के अंदर सप्लाई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, और दूसरी जो फेमस चीज है वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी जीरो रेटेड है। ठीक है, इस तरह देखना है। फिर हमने कहा मोबाइल फोन्स की अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो 18% या 25% है। इंपोर्टर इंपोर्ट स्टेज पे दे देता है, बस वो फाइनल टैक्स है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पहले पार्ट्स पे देता है, उसके बाद असेंबल करता है, फिर अपने आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर देता है, और वो भी आगे सब्सिक्वेंट सप्लाई उसकी एग्जेम्प्ट है। बस मैन्युफैक्चरर को और इंपोर्टर को टैक्स अदा कर देना होता है। तो ये अब आज के लेक्चर का खुलासा था जो मैंने आपके लिए कर दिया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, पहला पेज हमारा लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन कर रहा है कि आज का लेक्चर सुनने के बाद आपको क्या क्या बातें आनी चाहिए। शेड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सेल्स टैक्स रेट डिफरेंट होते हैं डिफरेंट गुड्स के लिए, जो डिफरेंट शेड्यूल्स में क्लासिफाई होती हैं। इस बात ये समझ आ जाएगी ये बात मैं क्या कह रहा हूँ। सेल्स टैक्स इनवाइस करेक्टली कैसे बननी चाहिए, क्योंकि हर एक ही तरह की इनवाइस नहीं होती, हर प्रोडक्ट के लिए इनवाइस में कुछ तब्दीली होती है। और अगर शेड्यूल का कॉन्सेप्ट आता है तो ये पता चल जाएगा सेल्स टैक्स रेट क्या है, और फिर आप इनवाइस भी करेक्टली बना लेंगे। और एट द एंड आपको ये समझ आ जाएगी टैक्सेबल आइटम्स या जीरो रेटेड आइटम क्या कहलाते हैं, एग्जेम्प्ट आइटम क्या कहलाते हैं, रिड्यूस रेट आइटम क्या कहलाते हैं। क्योंकि जो लोग सेल्स टैक्स का काम कर रहे होते हैं तो वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ये टैक्सेबल आइटम है, ये एग्जेम्प्ट आइटम है, इस और हम अपनी लेटर राइटिंग में, ऑर्डर्स में ये तमाम चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो ये लर्निंग आउटकम्स है। अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है, बस एक कुछ चंद अल्फाज मैंने अदा किए हैं जो मैंने यहाँ बोल्ड किए हैं। आपके जहनों में आने चाहिए कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको ये चीजें आ जानी चाहिए, इनका क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और भी मैं क्लैरिफाई करूं कि ये मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ से आपको बताता हूँ कि यहाँ कुछ शेड्यूल्स का मैंने तस्करा किया है, तो यहाँ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आज। मैं जब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, डिटेल्ड सेल्स टैक्स एक्ट से पढ़ रहे होंगे, तो हम इंशाल्लाह एक एक शेड्यूल पे बहुत बात कर रहे होंगे। इवन 6 स्केड्यूल, मतलब 6 स्केड्यूल है, जैसे कि एग्जाम सप्लाईज, तो इस पे एक पूरा लेक्चर हो रहा होगा। आज मुझे डिटेल्स में नहीं समझाना है। आज मुझे सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट देना है, आपको पता हो जब हम आगे बात करें भाई ये जीरो रेटेड है, इसका मतलब क्या है। जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आ रही होगी। अगर हम कहेंगे भाई सिक्स शेड्यूल का आइटम है, इसका मतलब क्या है, बस इस हद तक सिर्फ आज समझना है। ठीक है, चले अब हम शुरू करते हैं। गुड्स क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स टैक्स रेट्स आर अप्लाइड इन पाकिस्तान। ये समझने के लिए कि सेल्स टैक्स रेट पाकिस्तान में कैसे लगते हैं गुड्स पर, वन मस्ट फर्स्ट रियलाइज दैट गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट शेड्यूल, डिफरेंट कैटेगरीज नोन एज शेड्यूल्स। पहले आपको ये समझना होगा कि गुड्स को, अच्छा गुड्स भी आप कह सकते हैं, आप सप्लाईज भी कह सकते हैं, आप अशिया भी कह सकते हैं, चीजें भी कह सकते हैं। ठीक है, गुड्स, इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, यानी गुड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है, और इस कैटेगराइजेशन को हम शेड्यूल्स के नाम से जानते हैं। यानी एक शेड्यूल होता है, उसमें कुछ आइटम लिस्ट कर दिए जाते हैं, और उस शेड्यूल का एक नाम रख दिया गया है लॉ के अंदर। ईच कैटेगरी फॉलो अ डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड एंड रेट ऑफ टैक्स। हर शेड्यूल का एक डिफरेंट टैक्स एप्लीकेशन मेथड है। ठीक है, अभी आगे हम बढ़ते हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एट अ ग्लांस हम देखेंगे, जब नीचे पूरा डिस्कस कर लेंगे तो फिर मैं आपको लेक्चर के आखिर में एक रिवीजन करवाऊंगा आज के लेक्चर की, तो उसको उसमें हम इस स्लाइड को यूज कर लेंगे। पहले हम बढ़ते हैं स्टैंडर्ड रेट की तरफ। अच्छा, सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं डिसइंफेक्टेंट बेचना चाहता हूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल बनाई है, डिसइंफेक्टेंट बेचना चाहता हूँ, और आप सेल्स टैक्स कंसल्टेंट हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, या एक बंदा आया आपके पास, वो गाड़ियां बेचता है। ठीक है, वो आपसे कहता है कि भाई मैं गाड़ियां बेचता हूँ, मुझे क्या सेल्स टैक्स रेट लगेगा। तो सबसे आप पता है क्या करेंगे, सबसे पहले आपके जहन में, फिलहाल आप समझें आपके जहन में बस ये 18% है कि भाई 18% लगता है, और यही जर्नल स्टैंडर्ड रेट भी है, सही। लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे 6 कैजुअल पे। इस तरह देखते हैं सेल्स टैक्स में, सबसे पहले जाएंगे 6 कैजुअल में। अच्छा, स्केड्यूल भी आप कह सकते हैं, शेड्यूल भी कह सकते हैं। शेड्यूल इज ब्रिटिश आई थिंक, या स्केड्यूल इज ब्रिटिश।
तो स्केड्यूल आई थिंक अमेरिकन इंग्लिश है और शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश, हाँ एग्जैक्टली इस तरह ही है, तो आप दोनों कह सकते हैं। तो सिक्स स्केड्यूल जो है ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्ड सप्लाईज, यहाँ पर कुछ आइटम लिस्ट कर दिए गए हैं। एग्जाम्ड सप्लाईज का मतलब ये है कि वो आइटम आउट ऑफ स्कोप है, यानी उन पे सेल्स टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 0% टैक्स है उस पर, नहीं। 0% सेल्स टैक्स के निज़ाम में इज एल्स थिंग एक अलग चीज़ है, और एग्जाम्प्ट होना एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आपको सिक्स कैजुअल के बारे में ये बस पता होनी चाहिए लाइन, कि जो आइटम सिक्स कैजुअल में होगा उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। बस आज की क्लास के लिए इतनी सी बात याद होनी चाहिए। 0% नहीं है, लगता ही नहीं है, यानी आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ स्कोप है। सेल्स टैक्स की किताब उस पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है, टैक्स चार्ज ही नहीं हो सकता। तो इसलिए अच्छा, उसके अंदर फिर टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है, टेबल 4 है, इसकी हम तफसील नहीं करेंगे, सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। और यहाँ हमने लिखा है अगर कुछ आइटम है जिन्हें आप इंपोर्ट करते हैं या लोकली बेचते हैं और अगर वो सिक्स स्केड्यूल में आ रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अच्छा, इनपुट टैक्स, अच्छा अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बेचते हैं लेकिन उसको बनाने में आपको कोई सेल्स टैक्स लग जाता है, तो अब वो ना एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल इसलिए नहीं है कि आप जब आउटपुट टैक्स नहीं है, तो आउटपुट टैक्स मैंने पहली क्लास में बता दिया आपको, जब आप सेल करते हैं और जो सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो जब आउटपुट टैक्स होगा ही नहीं तो एडजस्टमेंट का तो सवाल ही नहीं है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरी सप्लाई एग्जाम्प्ट है, तो जो मैंने सप्लाई को प्रोड्यूस करने में खर्चा किया, बिजली के बिल पे सेल्स टैक्स लग के आ गया, किसी और चीज पे सेल्स टैक्स आ गया, मेरा सेल्स टैक्स वापस करें, ऐसा भी नहीं हो सकता, तो ये रिफंडेबल भी नहीं है, ठीक है। तो इसी और रजिस्ट्रेशन भी जरूरत नहीं है, अगर आप एग्जाम्प्ट सप्लाई बेच रहे हैं तो आपको कोई सेल्स टैक्स वाला आके ये नहीं कह सकता एफबीआर के आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये मोटी मोटी बातें थी तीन सिक्स कैजुअल आइटम से। अब मैं एक इनवाइस आपको बताता हूँ कैसे बनेगी इसकी। सिक्स कैजुअल की इनवाइस कैसे बनती है, आप सबसे पहले, अच्छा हमने तमाम यहाँ पूरे डिस्कशन में इनवाइस का पैटर्न एक ही रखा है, और मैं आपको बता दूंगा कौन से कॉलम इसमें हैं और कौन से नहीं होने चाहिए। देखिए आपने एचएस कोड डाला यहाँ पे, या आपने एक एचएस कोड डाला एक प्रोडक्ट का, और आइटम का नाम है डे ओल्ड चिक्स, ठीक है। अच्छा, डे ओल्ड चिक्स जो है, ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसमें होता ये है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर वो हैचरीज होती हैं और ब्रीडिंग फार्म्स होते हैं, और चिक्स से अंडे लिए जाते हैं, हैचरी में सेट किए जाते हैं और एक दिन के अंडे को बेच दिया जाता है। पोल्ट्री फार्मर अपने पास उनको फिर खरीद लेते हैं और ग्रो करके मार्केट में एज अ ब्रॉयलर बेच देते हैं, जो हम गोश्त लेके खा लेते हैं। तो एक दिन का चूजा जो बेचा जाता है, लाइव स्टॉक जिसको हम कहते हैं, तो वो एग्जाम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो जब आप इसकी इनवाइस बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इसकी इनवाइस अगर देखेंगे, या ये इनवाइस का फॉर्मेट तमाम एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए वैलिड है। आप कोई भी एग्जाम्प्ट सप्लाई देखेंगे तो वो इस तरह आपको दे रहा होगा कि भाई क्वांटिटी लिखेगा, यूनिट ऑफ मेजर लिखेगा, इसको आप ट्रेड प्राइस कह लें या आप इसको कह लें पर यूनिट प्राइस, ठीक है, इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आ गई 4 लाख रुपए, और सेल्स टैक्स का रेट एग्जाम्प्ट है। इससे पता चलेगा भाई ये सिक्स कैजुअल आइटम है, और उसने नीचे लिखा हुआ भी इनवाइस में कि जी मेरी सप्लाई एग्जाम्प्ट है। सिक्स कैजुअल के टेबल 2 मैंने बताया कि 4 टेबल है, तो टेबल 2 उन्होंने रेफर किया है। अच्छा, टेबल 1 अलग होता है, 2 अलग है, इनमें टेक्निकलिटीज है, फर्क है, वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो टेबल 2 सीरियल नंबर 40 में लाइव एनिमल एंड लाइव पोल्ट्री की एग्जाम्पशन दी है, तो इसमें सेल्स टैक्स नहीं लग सकता, ये सेल्स टैक्स इनवाइस है उसकी, ठीक है। अच्छा, ये जो दो कॉलम है ना जो आपको कलर नजर आ रहे हैं, इसका यहाँ कोई रेलेवेंसी नहीं है। मैंने इनको कलर इसलिए कर दिया है कि इनको आप हटा के पढ़ें इसको, लेकिन मैंने क्योंकि फॉर्मेट कंसिस्टेंट रखा है, जहां रेलेवेंसी होगी तो वहां हम इसको फिल कर देंगे। ये जो कलर्ड कॉलम नजर आ रहे हैं, रिटेल प्राइस वाला और ये असेस्ड वैल्यू वाला, इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है, इन दोनों को आप डिसरिगार्ड कर दें। तो बस सिक्स कैजुअल के लिए इतना ही देखना। अब आपको, हमने बात शुरू की थी कि डिसइंफेक्टेंट्स आपने देखने थे, कि आप कंसल्टेंट हैं, एक आदमी ने कहा जी मैं डिसइंफेक्टेंट्स बेच रहा हूँ, तो जरासीम मारने वाली दवाओं को कहते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। तो उन्होंने आपसे कहा कि भाई मुझे बताएं इस पे कितना टैक्स लगेगा। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, सिक्स स्केड्यूल खोलना है, उसमें देखना है कि क्या ये आइटम मौजूद है। अगर ये आइटम मौजूद है तो आप बोलें भाई इस पे कोई टैक्स नहीं है। अब आपने देखा कि भाई इसमें ये कोई इस पे कोई टैक्स नहीं, ये आइटम सिक्स स्केड्यूल में मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, यू जस्ट जंप टू शेड्यूल नंबर 5, नो शेड्यूल नंबर 8, आप 8 शेड्यूल पे जंप कर जाएंगे। आप जाकर शेड्यूल 8 क्या है, शेड्यूल 8 में रिड्यूस रेट है। हमने पहले बात की कि भाई स्टैंडर्ड रेट 18 होता है, तो कोई भी आइटम आपने देखना है कि किस रेट पे आएगा, तो पहले आप एग्जाम में चले जाओ, पहले देख लो कि भाई ये एक लिस्ट मौजूद है हमारे पास, नेगेटिव लिस्ट, इसमें वो अगर आइटम है तो सेल्स टैक्स लगेगा ही नहीं। आपने देखा कि भाई डिसइंफेक्टेंट्स तो नहीं है वहां पे, तो एग्जाम से आप निकल गए। फिर आप 5 नंबर शेड्यूल में, 8 नंबर शेड्यूल में आ जाएंगे, 8 स्केड्यूल। ये क्या होता है, रिड्यूस रेट गुड्स है। गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स को स्टैंडर्ड रेट पे नहीं रखा हुआ, रिड्यूस रेट पे रखा हुआ है। अच्छा, रिड्यूस रेट पे रखा हुआ है, तो एक उसकी कुछ मिसालें आपके लिए मैंने यहाँ लिखी। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर और लैपटॉप है, अगर आप इनकी इंपोर्ट एंड सप्लाई करते हैं तो 10% पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है।
इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल चल रही हैं तो उसमें 1% चार्ज होता है। इसी तरह से जो इम्पोर्टर और मैन्युफैक्चरर जो ड्रग्स की सप्लाई कर रहे होते हैं, ड्रग्स से मतलब दवाइयाँ जो फार्मा की प्रोडक्ट्स होती हैं, उन पे 1% है। मैंने चंद मिसालें आपके लिए लिख ली हैं, शेड्यूल तो एक लंबा है, यहाँ तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है हमने। तो इसकी कैसे इनवाइस बनेगी? मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, हमने इसका एचएस कोड लिखा, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 3 यूनिट हमने बेचे, 3 पीस 1.5 लाख की एक है, तो 4,50,000 रुपए की वैल्यू एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स आ गई। सेल्स टैक्स 1% है। ये क्यों? क्योंकि 8 स्केड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है, और ये सेल्स टैक्स आया और ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स हो गई, आपकी इनवाइस तैयार हो गई। तो आपने ये सोचा, आपने जब देखा 8 स्केड्यूल को, भाई यहाँ पे भी डिसइंफेक्टेंट्स नहीं आ रहे, अब क्या करें? तो अब आप सीधा क्लाइंट को कहेंगे, जी आपका प्रोडक्ट 6 स्केड्यूल में भी नहीं आ रहा, 8 स्केड्यूल में भी नहीं आ रहा, 6 स्केड्यूल एग्जाम्प्ट सप्लाई का है, 8 स्केड्यूल रिड्यूस सप्लाई का, रिड्यूस रेट का है, तो लिहाजा सर अब आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो स्टैंडर्ड रेट पे टैक्स होगी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये है कि आपका जो डिसइंफेक्टेंट है, इसकी जितनी भी वैल्यू बनेगी ट्रांजेक्शन की, इसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होती है, इसकी अलग डेफिनेशन मौजूद है, इस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो वैल्यू, अब 10 किलो ये आइटम बेचा है, 6,500 प्राइस थी, तो 65,000 रुपए प्राइस हो गई, 18% सेल्स टैक्स लगा, और वैल्यू इंक्लूसिव इनकी, अच्छा ये यहाँ पे शायद लिखने में गलती हो गई है, कॉपी पेस्ट किया होगा, यहाँ पे आएगा 76,700, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह के और एग्जांपल्स हमने गंदारा मोटर से फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली, तो उनकी इनवाइस आपको इस तरह की नजर आएगी कि भाई एक गाड़ी उन्होंने बेची, उसकी प्राइस ये थी, उस पर 18% सेल्स टैक्स लगा, 47,10,000 की इनवाइस बन गई। अगेन रिटेल प्राइस वाला कॉलम जो है, ये दोनों कॉलम इनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखना होता है सेल्स टैक्स एक्ट को किसी आइटम के लिए। अच्छा, एक चीज, अब आपके क्लाइंट ने कहा जी ठीक है मैं 18% लगा दूंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड रेट पे है, ये स्टैंडर्ड रेट आइटम है, और ये मेरी प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स होगी या रिटेल प्राइस पर टैक्स होगी? आप बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है इस बात का? देखिए, एक और स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल है थर्ड स्केड्यूल। थर्ड स्केड्यूल में और स्टैंडर्ड रेट के अंदर फर्क क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं, पहले रेट देख लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट 18% है, और जो थर्ड स्केड्यूल का आइटम है उसके रेट दो हैं, या 18 होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, या 18% होगा उसका, या 25% होगा। जो जर्नल रेट है वो 18% ही है थर्ड शेड्यूल आइटम्स का भी, लेकिन एक एसआरओ है, उसमें कुछ लिस्ट दी गई है, जिन अगर उस लिस्ट में वो आइटम है तो उसका जो रेट है वो 25% होता है। अच्छा, इसमें नॉर्मली किस तरह के आइटम्स होते हैं? इसमें होते हैं सिगरेट्स, जूस, फ्रूट्स, शैम्पू, टी, हाउस होल्ड अप्लायंसेज एक्सेट्रा। थर्ड शेड्यूल में ज्यादातर वो आइटम है जिनका ताल्लुक आपके वॉशरूम से होता है, आपके बाथरूम से है, आपके किचन से है, ठीक है, आपकी अप्लायंसेस से है, तो इनसे ताल्लुक होता है ज्यादातर, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में भी आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं। अच्छा, एक चीज ये कि थर्ड शेड्यूल आइटम में जो टैक्स होता है वो रिटेल प्राइस पे होता है, ये इसकी खास बात है थर्ड शेड्यूल आइटम की। रिटेल प्राइस का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैंने ना नेस्ले, मैं नेस्ले हूँ, मैंने नेस्ले का जूस बनाया, नेस्ले का जूस बनाया और आपको लेने के लिए आए, और मैंने आपको सेल्स टैक्स के साथ बेच दिया। आप तो रिटेल प्राइस, रिटेलर के पास जाके खरीदते हैं ना, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है इन आइटम्स को बनाने वालों के लिए कि भाई देखो, अब अगर एक मैन्युफैक्चरर, जैसे हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि खाड़ी के केस में मैन्युफैक्चरर आगे देता है, फिर आगे देता है, फिर एंड कंज्यूमर पे जाता है। तो अब अगर मैंने जूस बनाया है, मैं नेस्ले हूँ, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर को बेचूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, और हर आदमी अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स अदा कर देगा, ठीक है। और आखिरी में एंड कंज्यूमर बर्डन ले लेगा। अब ये मैं तफसील नहीं समझा रहा, मैं पहली क्लास में समझा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है इन आइटम के लिए मुझे इस तरह से टैक्स नहीं चाहिए। बाकी शेड्यूल में जो चीजें मौजूद हैं, जैसे स्टैंडर्ड रेट वाली स्टोरी है, उसमें तो चाहिए, ठीक है, और रिड्यूस रेट पे भी मुझे चाहिए, लेकिन मुझे थर्ड शेड्यूल आइटम पे इस तरह सेल्स टैक्स नहीं चाहिए। होल मैन्युफैक्चरर को या इंपोर्टर को ये कहा जा रहा है कि तुम पूरी सप्लाई चेन का टैक्स अभी दे दो, मतलब जो वैल्यू एडिशन आगे लोगों ने करना है तुम उसको ऐड करो। यानी कि तुम अगर 100 रुपए की चीज बना रही हो और उसमें तुम्हारा 20 रुपए का प्रॉफिट है, 120 की प्रोडक्ट है, तुम 20 रुपए होलसेलर का प्रॉफिट ऐड कर लो, 20 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, 20-20 रुपए करो, और एंड कंज्यूमर की प्राइस अगर 200 रुपए हो जाएगी, तुम 200 रुपए का टैक्स चार्ज करोगे होलसेलर को, ठीक है। अच्छा, इसकी तरह इनवाइस देखते हैं, आपको जरा शायद इससे बेहतर समझा पाऊंगा। देखें, ये हैंड वॉश है। अब हैंड वॉश जो है, ना आपको एग्जाम गुड्स में मिला, ना रिड्यूस रेट गुड्स में मिला, ये आपको मिला थर्ड शेड्यूल आइटम में। तो थर्ड शेड्यूल आइटम में आने से सिर्फ एक फर्क पड़ता है कि जो सेल्स टैक्स चार्ज होता है वो रिटेल प्राइस पे चार्ज होता है। देखें कैसे, 1800 पैकेट थे और 225 रुपए का एक पैकेट था। हैंड वॉश सपोज कर लें 1 लीटर की बॉटल है,
अब देखिए इसमें दो प्राइस इनवाइस में मेंशन हो रही है। 225 रुपए जो प्राइस है ना, ये लेट्स से कि कंपनी होलसेलर से काम करती है तो ये होलसेल प्राइस है, लेकिन जो रिटेल प्राइस है एंड कंज्यूमर की वो ये वाली है। थर्ड शेड्यूल आइटम की खास बात है, जो सेल्स टैक्स वर्कआउट हो रहा है ना, ये वर्कआउट होगा रिटेल प्राइस के ऊपर। कैसे देखें, 1800 को आप मल्टीप्लाई कर दें 338 से तो अमाउंट आएगा 6 लाख रुपए, सही है। हालांकि जो मैं बिल करूंगा होलसेलर को वो 1800 मल्टीप्लाई क्या करूंगा 225, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। 1800 को 225 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4,05,000। मुझे 4,05,000 उससे लेने हैं वैल्यू, लेकिन सेल्स टैक्स में 4,05,000 पे चार्ज नहीं करूंगा, सेल्स टैक्स में 6,08,000 पे चार्ज करूंगा। इसको कहते हैं कि पूरी सप्लाई चेन का टैक्स मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर गवर्नमेंट को पहले अपने पास से ही दे देगा, तो आगे किसी भी सप्लाई चेन मेंबर ने कोई सेल्स टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। तो अब ये इनवाइस अमाउंट बन गया 4,05,000 जमा 1,09,000, तो आपका अमाउंट आ गया 5,18,000 रुपए, 14,555 रुपए। तो ये रिटेल जो थर्ड शेड्यूल आइटम होते हैं उसमें रिटेल प्राइस पर टैक्स का ये मतलब होता है, ठीक है। यहाँ यही बात लिख दी भी गई है कि गुड्स इंक्लूडेड इन थर्ड स्केड्यूल आर ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज सेल्स टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द रिटेल प्राइस इंटेंडेड फॉर द फाइनल कंज्यूमर। यानी एंड कंज्यूमर, यानी टपाल की पत्ती जितने रुपए की मैं जाकर स्टोर पे लेता हूँ ना, मुझे उतने का ही सेल्स टैक्स चार्ज, उस अमाउंट पे सेल्स टैक्स चार्ज होता है। तो कस्टमर के लिए तो बर्डन यही होता, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहा, मैन्युफैक्चरर से ही कह दिया कि भाई तुम आज ही मुझे आगे सप्लाई चेन में भी जो टैक्स मिलना है वो आज ही मुझे दे दो। ये बात आपको बहुत अच्छे समझ आएगी अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लिया हुआ है, वहां हमने समझा था कैसे हर सप्लाई चेन मेंबर अपनी वैल्यू एडिशन पर टैक्स देता है। या कुछ और भी बातें लिखी हुई आप ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मार्केट में एक इनवाइस इस तरह बनाई जाती है थर्ड शेड्यूल आइटम की। अच्छा, वो जो कॉलम्स थे ना, और जगहों पर ये वाले कॉलम हमने कलर किए हुए थे, वहां जीरो था, तो यहाँ हमें यूज करना था। तो यहाँ देखिए कलर नहीं हुआ यहाँ हम यूज कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड जैसे लुब्रिकेंट ऑयल है, एक मिसाल हमने लुब्रिकेंट ऑयल की भी दे दी। कुछ लोग इस तरह इनवाइस बनाते हैं, कुछ इस तरह बनाते हैं कि जो ट्रेड प्राइस है ना कस्टमर की, वो यहाँ अलग से लिखते ही नहीं है, बस रिटेल प्राइस लिखते हैं, असेस्ट प्राइस लिखते हैं और सेल्स टैक्स निकाल देते हैं, और 1,72,000 आ गया। और जो अब जाहिर सी बात है मार्जिन देना है होलसेलर को, तो उसको ऐसा डिस्काउंट माइनस करके दिखा देते हैं। तो दोनों तरह की इनवाइसेस मार्केट में चलती हैं, दोनों प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो खुलासा ये हुआ, गवर्नमेंट ये देखती है थर्ड शेड्यूल आइटम में सेल्स टैक्स मुझे फर्स्ट सप्लाई चेन मेंबर मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर दे देगा रिटेल प्राइस पे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और अब मैं आपको एक इसकी समरी कर देता हूँ। आइए समरी कर देते हैं हम आपके लिए। देखिए सबसे पहले, अच्छा मैं जो इस तरह आपको पढ़ाया है कि सबसे पहले किसी ने आपसे पूछा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, बताएं इस पे क्या टैक्स होगा, आपने इसी तरह से इसको समझना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में फर्दर टैक्स पढ़ाऊंगा। आज हमने क्या पढ़ा कि सेल्स टैक्स क्या होता है, कितना लगता है, हमने सिर्फ 18% की बात की और फर्दर टैक्स की कोई बात नहीं की। से एक और टैक्स होता है फर्दर टैक्स, वो भी इनवाइस में ही लगता है, लेकिन उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक असाइनमेंट है जिसके अंदर हम एक एडवाइजरी करेंगे कस्टमर, एक अपने क्लाइंट के लिए। वो हमसे पूछेगा मैं ये आइटम बेच रहा हूँ तो इस पर क्या टैक्स होगा वगैरह वगैरह, पूरी एडवाइजरी हम लिखेंगे उसमें। तो अब आपके जहन में आज की क्लास का जो खुलासा है वो सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि भाई सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट को देखना है 6 कैजुअल में, जिसको मैं ग्रीन करने लगा हूँ। अगर यहाँ आइटम है तो उस पर सेल्स टैक्स लगना ही नहीं है, नंबर 1। उसके बाद ये जो मैं कलर करने लगा हूँ ब्लू, फिर मुझे ब्लू कलर में जाना है। 8 स्केड्यूल में मुझे अपना आइटम देखना है, अगर 8 स्केड्यूल में है तो उस पर रिड्यूस रेट 8 स्केड्यूल में दिया होगा 1%, 10%, कुछ भी हो सकता है, 18 से कम होगा तो उस वहां वो लगेगा। अगर इन दोनों में नहीं है तो आप उसको ये कहेंगे कि भाई आपको स्टैंडर्ड रेट लगेगा 18%, ठीक है। 18% स्टैंडर्ड रेट लगेगा, इसको मैंने पिंक कर दिया है। हाँ, उसमें फिर ये देख लें 18% तो लगेगा कि वो आइटम थर्ड स्केड्यूल में तो नहीं है। अगर थर्ड स्केड्यूल में है तो फिर 18% भी लग सकता है और 25% भी लग सकता है, ठीक है। एक एसआरओ है जिसको हम जब हम देखेंगे थर्ड शेड्यूल तो वहां इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे कि एक एसआरओ है जिसमें कुछ लिस्ट है, उस पर 25% है, अदरवाइज 18 है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पे थर्ड शेड्यूल में जो 18% लगता है वो रिटेल प्राइस का लगता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का नहीं लगता। लेकिन स्टैंडर्ड रिजीम में क्या होता है, सेल्स टैक्स आपका स्टैंडर्ड जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है, जो बेसिकली आप चार्ज कर रहे होते हैं किसी सप्लाई चेन मेंबर को प्राइस, उसमें लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है जो अब मैं बता रहा हूं आपको, एक होता है फिफ्थ स्केड्यूल आइटम। फिफ्थ स्केड्यूल आइटम क्या होता है, इसको कहते हैं जीरो रेटेड आइटम, जीरो रेटेड आइटम, ठीक है। तो हमने कहा इसको कहते हैं जीरो रेटेड आइटम, इसको कहते हैं एग्जेम्प्ट आइटम, इन दोनों को कहते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सीरियल नंबर 1 2 3 5 6 ये टैक्सेबल हैं, और 4 नंबर ये है एग्जेम्प्ट, ठीक है। और 3 नंबर टैक्सेबल तो है, लेकिन टैक्सेबल कितने नंबर कितने रेट पे, 0% पे, तो इसको हम कहते हैं 0% टैक्सेबल आइटम, ठीक है। तो
जीरो रेट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। 0% पे कौन कौन से आइटम्स होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी एक्सपोर्ट्स आपकी होती हैं वो 0% पे होती है। यानी अगर आप कोई चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी सेल्स टैक्स आप चार्ज नहीं करते। जो इम्पोर्टर है अमेरिका में बैठा हुआ है, चाइना में बैठा हुआ है, जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करते। ठीक है। और फिर इसकी खास बात ये है कि आप जब सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अलकरम ने टेक्सटाइल बनाया और एक्सपोर्ट कर दिया, टेक्सटाइल फैब्रिक शर्ट्स पैंट्स बेडशीट बनाने में जो सेल्स टैक्स उनको लगा होता है गवर्नमेंट वो आपको रिफंड कर देती है। तो इनपुट आपका रिफंडेबल होता है, इसके अंदर आप एफबीआर से रिफंड ले लेते हैं। अच्छा, जीरो रेटेड एक्सपोर्ट हो गई। इसके अलावा वो आइटम भी जीरो रेटेड हैं जो कि फिफ्थ स्केड्यूल में लिस्टेड हैं। उनमें उनमें एक मैंने मिसाल आपको यहाँ लिख दी कि अगर कोई रॉ मटेरियल आप सप्लाई करें उस एरिया में जिसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का दर्जा दिया है गवर्नमेंट ने, और वहाँ सब मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर बैठे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर हूँ, तो मुझे वहाँ जो भी रॉ मटेरियल आता है उस पर 0% टैक्स लगता है मुझे। ठीक है। तो ये फिफ्थ स्केड्यूल आइटम है, इसको जीरो रेटेड सप्लाईज हम कहते हैं। एक और शेड्यूल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, वो है नाइन्थ स्केड्यूल। नाइन्थ स्केड्यूल खास है, सिर्फ मोबाइल फोन पर टैक्स को डील करता है। यानी अगर आपसे कोई कहे जी मोबाइल फोन पे क्या टैक्स होगा, तो ना आप सीरियल नंबर 1 देखेंगे, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, 6 नंबर देखेंगे आप। नाइन्थ स्केड्यूल में बताया गया है कि 18% या 25% टैक्स चार्ज होगा। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर नाइन्थ स्केड्यूल के अंदर मोबाइल की टैक्सेशन की बात की है, उसमें ये जो 3 नंबर कॉलम है ना, 3 नंबर कॉलम, ये जो फिनिश प्रोडक्ट होता है मोबाइल का वो है। यूं समझे कि एक इम्पोर्टर है, अगर उसने इंपोर्ट की है तो वो इंपोर्ट स्टेज पे अगर मोबाइल $500 तक का है तो वो 18% पे कर देता है। इसी तरह अगर $500 से ज्यादा का है तो इंपोर्ट स्टेज पे 25% पे कर देता है, और सब्सिक्वेंट सप्लाई पे कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है। ये भी एक तरह से थर्ड शेड्यूल कैटेगरी वाला हिसाब ही है कि, लेकिन वो रिटेल प्राइस के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो भी वैल्यू असेस होती है तो बस 18%। अच्छा, इसको यूं मिक्स ना करें कि मैंने जैसे कह दिया ना कि थर्ड शेड्यूल आइटम की तरह, यूं ना करें आप, नहीं है ऐसा, उसको डिसरिगार्ड कर दें, वो कंफ्यूज करेगा। और यूं समझ लें कि अगर इंपोर्टर है, सीबीयू मतलब होता है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट का मतलब है फिनिश फॉर्म में एक प्रोडक्ट आता है। तो इस पे 18% और 25% इंपोर्टर पे कर देता है। उसके बाद अगर इंपोर्टर आगे उसको सप्लाई करेगा तो उसको कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं करना है, आगे किसी सप्लाई चेन मेंबर ने कोई सेल्स टैक्स नहीं देना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सीकेडी और एसकेडी, ये यानी कि पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। ये 4 नंबर एंट्री जो है ना, ये मैन्युफैक्चरर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप मोबाइल को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करें, पार्ट्स इंपोर्ट करें या असेंबल करके बेचें, तो उनको ड्यूटी टैक्सेस बच जाते हैं। तो 18% उन पार्ट्स पे देती है, पर देता है मैन्युफैक्चरर इंपोर्ट स्टेज पे, और उसको फिर असेंबल करता है, और असेंबल करके आगे मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर की पहली सप्लाई जो होती है 18% पे टैक्सेबल होती है, और ये भी मैन्युफैक्चरर जब दे देता है तो फिर आगे सप्लाई चेन एग्जाम्प्ट हो जाती है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये 9 स्केड्यूल है, इसमें सेल्स टैक्स ऑन मोबाइल फोन्स का ये सब्जेक्ट है। तो आज हमें एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बस लेनी है, इनको इंशाल्लाह हम तफसील से देख लेंगे। अगेन आज की बात का खुलासा सिर्फ ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को देखना है उस पर टैक्स है या नहीं, तो सबसे पहले 6 स्केड्यूल को जाके देखें। अगर 6 स्केड्यूल में वो चीज़ नहीं है तो 8 स्केड्यूल में जाकर देखें। अगर 8 स्केड्यूल में वो चीज़ है तो रिड्यूस रेट लगेगा। फिर अगर वहाँ भी नहीं है तो आप जाकर उस आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेट है। स्टैंडर्ड रेट में अब 2 बातें आ गई, या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे टैक्स होगा या रिटेल प्राइस पे टैक्स होगा। अब रिटेल प्राइस पे टैक्स होगा तो उसके लिए देखना ज़रूरी है कि क्या वो आइटम थर्ड शेड्यूल में तो नहीं है। अगर थर्ड शेड्यूल में है तो आप कहेंगे कि भाई इसको 18% पे या 25% पे टैक्स होना है, लेकिन रिटेल प्राइस पे। अगर ऐसा नहीं है तो आप कहेंगे भाई ये स्टैंडर्ड रेट की सप्लाई है, इसको 18% पे टैक्स होना है। उसके बाद मैंने आपको बताया जीरो रेटेड सप्लाई, ये भी टैक्सेबल सप्लाई है, 0% के ऊपर है। यहाँ पर कुछ आइटम लिस्टेड हैं, अगर वो आइटम इसमें है तो जीरो रेटेड है। एक एग्जांपल हमने ईपीजेड के अंदर सप्लाई एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आप रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, और दूसरी जो फेमस चीज है वो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी जीरो रेटेड है। ठीक है, इस तरह देखना है। फिर हमने कहा मोबाइल फोन्स की अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो 18% या 25% है। इंपोर्टर इंपोर्ट स्टेज पे दे देता है, बस वो फाइनल टैक्स है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, पहले पार्ट्स पे देता है और उसके बाद असेंबल करता है, फिर अपने आउटपुट को इनपुट से एडजस्ट कर देता है, और वो भी आगे सब्सिक्वेंट सप्लाई उसके एग्जाम्प्ट है, बस मैन्युफैक्चरर को और इंपोर्टर को टैक्स अदा कर देना होता है। तो ये अब आज के लेक्चर का खुलासा था जो मैंने आपके लिए कर दिया, और बाकी एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए। बाकी इंशाल्लाह, और इनवाइसेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में कर लें, इंशाल्लाह हम उसको देख लेंगे। वीडियो में गूगल ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, और ये नोट्स भी वहाँ होंगे। फिर भी कोई सवाल हो कुछ हो तो आप इंशाल्लाह ग्रुप में कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।